जी, पहले ऑब्जेक्टिव है विच कॉनिक इज दैट। किसी भी इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर करना है और उसमें से हमने बताना है कि ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है या सर्कल है, तो हमें पहले आइडिया होना चाहिए कि कॉनिक सेक्शन क्या है। आप फोकस करेंगे वाइट बोर्ड पे। हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और दैट इज आवर एक्स एक्सिस और दैट इज आवर वाई एक्सिस। ठीक हो गया जी। अब एक्स एक्सिस पे दैट इज आवर ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसको मतलब मैं कह देता हूँ 2 मीटर है, 4 मीटर है या 5 मीटर है, या हम इसको कोई कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, जिसको मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ए ट्रेवल किया है इसने ना, या 1/2 होगा, साफ है। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 है इस लाइन के ऊपर। तो इस पॉइंट को मैं एफ का नाम देता हूँ। एफ इज कॉल्ड फोकस। नाम याद रखते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फोकस। एक फोकस पॉइंट है, ठीक हो गया। और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। वाई एक्सिस के पैरेलल एक क्या है, लाइन है हमारे पास। उस लाइन को जो है हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम दे देते हैं ना। ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड, इसको हमने फोकस का नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये नाम याद रखते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे उसे। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट है एम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रेड से मेंशन कर देता हूँ। एक पॉइंट है एम हमारे पास ना, ठीक है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट एम है। डायरेक्ट्रिक्स की क्या क्वालिटीज हैं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो और एक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक्स के हमारे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। तो उन तमाम पॉइंट्स का सेट, सर्कल के लिए आपको याद होगा कि वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इक्वल फासले पे था। अब ये तो आसान डेफिनेशन थी, दैट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, ये डायग्राम। तो वो तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस एफ के साथ और एम के साथ अगर लिया जाए, ठीक है जी, उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस एफ के साथ और एम के साथ लिया जाए। मैं फाइनल ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ और ये बना रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट्स। ठीक है, अब फाइनल यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ एम के साथ। अगर ये 5 आ रहा है, ठीक है, इसी तरह मैं उसी पॉइंट का डिस्टेंस ले रहा हूँ एफ के साथ। ठीक हो गया, दैट इज आल्सो इक्वल टू 5। तो इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी एम ओवर डिस्टेंस ऑफ पी एफ। ठीक है, उस पॉइंट का मैंने डिस्टेंस लिया एफ के साथ, यानी फोकस पॉइंट के साथ, और मैंने उस पॉइंट का डिस्टेंस लिया एम के साथ। एम क्या था हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट है। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को मैं डिवाइड करता हूँ, इन दोनों डिस्टेंस को मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ कि पी एफ को मैंने डिवाइड कर दिया पी एम पे। डिवीजन का मतलब होता है रेशो निकालना। ठीक है, सो रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एफ, फ्रॉम पॉइंट टू एफ एंड पॉइंट टू एम, आपके पास कोई ना कोई एक आंसर आएगा, दैट इज अ कांस्टेंट। साफ है, आप दो डिस्टेंस को आप डिवाइड करें तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को हम ई का नाम देते हैं, दैट ई मीन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ये मैंने आपको 3 डेफिनेशन बता दी हैं अभी तक। पहली डेफिनेशन मैं दोबारा बताने लगा हूँ। एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे फिलहाल, वैसे ये नेगेटिव की साइड पे भी जाएगा, ये वाई पे भी आता है, नेगेटिव वाई पे भी आता है। फिलहाल ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसको मैंने एफ का नाम दिया है। ए वो 0 है। उस पॉइंट का दैट इज कॉल्ड फोकस। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम एम है। ठीक है जी, इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं, इसके ऊपर पॉइंट एम है। तो वो तमाम एक पॉइंट हमने ले लिया, कोई पॉइंट फिलहाल, हम डेफिनेशन बाद में देखते हैं ना। पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस मैंने एफ के साथ लिया, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर एंड दैट इज अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज।
और उस पॉइंट का हमने m के साथ डिस्टेंस लिया, दैट इज आल्सो अ कांस्टेंट एंड दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर बिकॉज मीट्रिक स्पेस हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक हो गया। या जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। जीरो कब होगा, जब वो पॉइंट अपने ही पॉइंट के ऊपर है, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, तो इट मीन दैट ये पॉजिटिव होगा। तो उन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, पॉइंट टू एफ डिस्टेंस एंड पॉइंट टू एम डिस्टेंस, तो उसका आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। उसको मैं अगर ई का नाम देता हूँ, दैट ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ये डेफिनेशन आई होप तो क्लियर हो गई। अब ई जो है, मतलब ये जो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, अगर ये कांस्टेंट वन आ जाता है, अब वन का मतलब ये हुआ, वन कब आता है कि जब ये दोनों सेम होते हैं। फाइव को फाइव पे डिवाइड करेंगे वन आएगा, सेवन को सेवन पे डिवाइड करेंगे वन आएगा, अदरवाइज वो वन नहीं आता। इट मीन्स दैट इस पॉइंट का एफ के साथ डिस्टेंस और इस पॉइंट का एम के साथ डिस्टेंस अगर सेम होगा, ठीक हो गया, देन इस डायग्राम को हम नाम देते हैं पैराबोला। पैराबोला क्लियर हो गया। if eccentricity is if eccentricity is equal to 1, then that is called parabola। ठीक हो गया। and if eccentricity is greater than 1, अगर इसका आंसर जो है वो 1 से बड़ा आता है, अगर 1 आता है तो पैराबोला है, अगर इसका आंसर 1 से बड़ा आता है देन हम वी कैन से दैट दैट इज एन हाइपरबोला। इसको हम हाइपरबोला का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। और अगर ई का जो आंसर है ये 0 और 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अगर ई यानी सेंट्रिसिटी का आंसर डेसिमल में आ रहा है ना, साफ है, अब 0 और 1 के दरमियान में डेसिमल नंबर ही है, 0.1 से लेके 0.99 अप टू सो ऑन, सो देन दैट इज कॉल्ड इलिप्स। इसको हम इलिप्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। एंड दीज ऑल आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। इस सारे को हम कॉनिक सेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। वैसे डेफिनेशन में तो इस चीज़ को ही सिर्फ कॉनिक का नाम दिया जाता है कि पी एफ और पी एम का जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेशो है, और इसको हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। और उसके फिर 3 सब सेक्शन है कि अगर ई 1 होगा तो पैराबोला है, अगर ई ग्रेटर देन 1 है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला, एंड ई जो है दैट ये जो 0 और 1 के दरमियान में है दैट इज कॉल्ड इलिप्स। क्लियर हो गया। एंड जी, अब हम इनके जनरल इक्वेशंस पे डिस्कशन करते हैं। जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास। पैराबोला की जनरल जनरल इक्वेशन होती है, अभी हमने क्वेश्चन में की भी है, आपको आइडिया भी हो गया होगा। 4 इक्वेशन होती हैं, वो डिफरेंट हैं, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो डिफरेंट है, नेगेटिव पे है तो डिफरेंट है, पॉजिटिव वाई पे पैराबोला बना हुआ है तो वो डिफरेंट है, नेगेटिव वाई पे बना हुआ तो वो और डिफरेंट है। उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर का। ठीक है, आप वो लाजमी पढ़ें, और जो चीज़ उसमें समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अभी हमने सॉल्व भी की है। दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं इलिप्स पे। जस्ट अच्छा जी। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स इस हिसाब से बनते हैं कि मतलब फोकस कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ पे बन रहा है इसका, तो इस हिसाब से हमने इन सारी चीज़ों को देखना होता है। और जो हमारे पास इलिप्स की जनरल फॉर्म बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। अब हम आते हैं हाइपरबोला पे। हाइपरबोला, इसमें हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो होती है ये पॉजिटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक हो गया। तो तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास बनती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो उसके दरमियान में माइनस आ जाता है। अब इलिप्स में हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। मतलब मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ।
जी, बस क्या फ़र्क है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ जाती है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़। सो दीज ऑल आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। और मज़े की बात यह है कि सर्कल भी एक कॉनिक सेक्शन है। तो आप लोगों की असाइनमेंट है वो ये है कि अगर सर्कल कॉनिक सेक्शन है, सब सुन लें, इम्पोर्टेंट बात है ये, कि अगर सर्कल भी कॉनिक सेक्शन है, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, दैट इज कंफर्म। तो ई की वैल्यू सेंट्रिक सर्कल के लिए क्या होगी? अगर अभी आपको पता है तो बता दें प्लीज। अगर नहीं पता तो ये आपने सर्च करना है और मुझे आज के आज ही सब लोगों ने बता देना है कि ई की वैल्यू क्या हम पुट करें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाए। अगर 1 होगी तो वो पैराबोला है, ग्रेटर देन 1 होगी तो वो इलिप हाइपरबोला है, और 1 और 0 के दरमियान में है तो वो इलिप्स है। ठीक हो गया? तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो इस बात को लाजमी देखिएगा। तो आपको कॉनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इनकी समझ आ गई है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने डिस्कस की थी कल, 3 थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, और लास्ट वन जो थी वो थी हमारे पास जनरल फॉर्म। ठीक हो गया ना? उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ इनके मुताबिक अगर मैं वो सर्कल की डायग्राम बनाऊँ जो इनकी बनी हुई है ना, उस हिसाब से वो बनती है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें असाइनमेंट का, ई इक्वल टू 0 फॉर सर्कल। गुड। अच्छा जी, जी मैं बता देता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ ना आप लोगों को। उष्णा, अगर आप जवाब दिया है, अल्लाह करे सच हो, सही हो, प्रूव भी करना है। इससे ना आपने इक्वेशन सर्कल भी निकालनी है। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जी। क्वेश्चन इज दैट कि इस कॉनिक सेक्शन में ई की क्या वैल्यू हो कि वो सर्कल बन जाए। ठीक है, ये फाइंड करना है। आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी बुक से हेल्प ले लें, और फिर आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी भी है, आप कोई भी निकाल दें, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, या पॉइंट्स लो फॉर्म। ठीक हो गया? तो दैट इज कॉल्ड सर्कल जी। तो स्टेटमेंट मैंने आपको डिटेल से समझा दी है, मैं यहाँ पे इसका डेटा भी कॉपी कर रहा हूँ कि विच कॉनिक इज, कॉनिक की समझ आ गई कि ये चारों क्या हैं, कॉनिक्स हैं। ठीक हो गया? अब उन्हें ये बताना है कि ये कॉनिक कौन सा है। अब हमने जो इक्वेशंस की हैं उनके मुताबिक तो इस टाइप की इक्वेशन किसी की भी नहीं थी। ठीक हो गया ना? हम दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, या ये है या सर्कल, तो किसी की भी इक्वेशन नहीं बन रही। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा कॉनिक है? तो फॉर दैट पर्पज वी यूज अ टेक्निक, एक मेथड हम यूज करते हैं, वो मेथड मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, मैं दोनों टेक्निक्स बताता हूँ आपको। एक टेक्निक ये है कि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मालूम होनी चाहिए। कौन सी? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पहली टेक्निक मैं बता रहा हूँ, मैं दो टेक्निक्स बताता हूँ आपको। जनरल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जी। जनरल इक्वेशन ऑफ जो सेकंड डिग्री है वो इक्वल होती है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, और ये जो है 2-3 बुक्स में देखनी पड़ेगी चीजें, प्लस जी एक्स और प्लस एफ वाई प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास, मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, अगर आपके पास इस टाइप की कोई इक्वेशन आ जाती है और वो पूछता है कि जी आप बताएं कि क्या ये इक्वेशन पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, या फिर सर्कल है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन को, और आपने ए और बी की वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक हो गया? तो अगर आपके पास ए का आंसर और बी का आंसर सेम आ रहा है,
पहली कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ए और बी का आंसर सेम ना हो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसकी दो सब कैटेगरीज हैं, मैं आपको चारों की चारों कैटेगरीज समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ। जी, एक कंडीशन ये बन जाएगी, दूसरी कंडीशन भी इसी हिसाब से होगी, और तीसरी कंडीशन जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो। जी, और बी इज इक्वल टू जीरो। जी, अब अगर ए इज इक्वल टू बी है लेकिन वो जीरो की इक्वल ना हो, ये ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि दोनों को आप जीरो कर दें। अगर ऐसा सीन हो कि ए और बी हो इक्वल लेकिन कोई भी कांस्टेंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, देन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की होगी। अगर ए और बी इक्वल नहीं है और इनके साइन सेम है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी क्या हो, नेगेटिव हो। ए और बी इक्वल नहीं है लेकिन है उनका सेम साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देन दैट इक्वेशन इज ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास किसकी होगी, इलिप्स की होगी। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन में जाता हूँ कि अगर हमारे पास ए और बी इक्वल नहीं है लेकिन उनका साइन जो है वो डिफरेंट है। साइन क्या है उनका, डिफरेंट है या अपोजिट। तो साफ है, दो ही साइन होते हैं, प्लस और नेगेटिव, हम अपोजिट साइन कह लेते हैं। अपोजिट का मतलब है एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ये डिफरेंट कह रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरबोला। इसको हम हाइपरबोला का नाम देते हैं, हाइपरबोला। और अगर ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो देन दैट इज कॉल्ड इलिप्स। हाइपरबोला सर्कल हो गया तो साफ जाहिर है ये हमारे पास क्या बनेगी, पैराबोला बन जाएगी, दैट इज पैराबोला। जी, हमारे पास पहला मेथड क्या है कि एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। इस टाइप की कोई इक्वेशन हो तो आपने उसको कंपेयर करना है इसके साथ, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अगर वो इक्वल हैं तो सर्कल, इक्वल नहीं है तो सेम साइन है तो इलिप्स, अपोजिट साइन है तो हाइपरबोला, या उनमें से कोई जीरो है तो वो पैराबोला होगी। लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन जो है इस कैटेगरी में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी नहीं है, वाई वाली टर्म भी नहीं है, और इसके अंदर एक्स वाई वाली टर्म आ गई है, और हमारे पास इस इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म है ही नहीं। इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। जी, मैं इसी के साथ ही कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको हेडिंग भी दे रहा हूँ, फर्स्ट मेथड टू फाइंड कह लें, या टू गेस कौन सा है उसको गेस करने के लिए मैंने लिख दिया। जी, सेकंड मेथड पे आते हैं। हमारे पास जो एक और मेथड है वो क्या है, वो ये है कि आपने इसको कंपेयर करना है किसके साथ, वो भी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र, ठीक हो गया, प्लस 2 एच एक्स वाई, ठीक हो गया, प्लस बी वाई स्क्र। अब फर्क आपको खुद पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई आ रहा है इकट्ठे और ऊपर भी आ रहा है, इट मीन्स दैट कि ये इक्वेशन जो है ये वैलिड है किस मेथड के लिए, इस इक्वेशन के लिए। प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई, ठीक हो गया, एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी, ये भी सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, इंक्लूडिंग इम्प्लेक्ट फंक्शन। एक्सप्लेक्ट फंक्शन हमने किया था, इम्प्लेक्ट किया था। एक्सप्लेक्ट में क्या था कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग एक्सप्लेन हो सके, इम्प्लेक्ट मतलब हो ही ना सके, तो इस हिसाब से ये इम्प्लेक्ट बन रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में आपने ए की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, बी की, जी की, एफ की, सी की, सारी वैल्यूज निकाल लेंगे आप। उसके बाद आपने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं निकालना, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको भी पता है इस चीज़ का। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कुछ और है, वो है एच स्क्वायर माइनस ए बी।
जी, एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला है, हाइपरबोला है या एलिप्स है? यहाँ पे फिर तीन केसेस हैं हमारे पास डिफरेंट। पहला केस ये है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। दूसरा है पॉजिटिव हो, तीसरा है जीरो के इक्वल हो। पॉजिटिव कह देता हूँ, तीसरे को हम जीरो के इक्वल कह देते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस ये बन सकता है कि ये इलिप्स होगा या सर्कल होगा। इलिप्स आर सर्कल, ठीक हो गया। सेकंड वन जो है वो हमारे पास क्या है, पैराबोला होता है, पैराबोला, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, बल्कि पैराबोला तो जीरो हो गया, तो तब पैराबोला बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला के लिए पॉजिटिव वहां पे भी था, यहाँ पे भी। जी, अगर पॉजिटिव है हाइपरबोला, जैसा कि हमने वहां पे कहा था ग्रेटर देन जीरो होगा तो, ग्रेटर देन वन होगा तो, और अगर इक्वल टू जीरो है देन दैट इज कॉल्ड पैराबोला। जी, तो इस मेथड से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी है, ठीक है। ये लेस देन जीरो होगा तो इलिप्स या सर्कल होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोला होगा, और अगर इक्वल टू है तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा। अब इस मेथड को हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी ये इक्वेशन जो है किसकी है, पैराबोला की है, हाइपरबोला की है, इलिप्स की है, या फिर सर्कल की है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ से जी की वैल्यू भी नहीं आ रही और एफ की वैल्यू भी नहीं आ रही, ठीक हो गया। और हम इसको कैसे मालूम करें, ठीक है ना। जी एफ और सी की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही। इस मेथड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से भी अब फिर वही इशू बन रहा है कि हमारे पास ना जी की वैल्यू आ रही है ना ही एफ की वैल्यू आ रही है। सेकेंड मेथड, जी एक फर्स्ट मेथड ये आ गया आपके पास, सेकेंड मेथड हमारे पास ये आ जाता है। जी, जी और एफ की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ इस मेथड से भी नहीं आ रही हमारे पास। देन इट मीन्स दैट कि हमें इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। हम इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, नए एंगल बना के ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसलेशन बना लेते हैं, देन जाके शायद अगर हमारे पास इक्वेशन का कोई जुगाड़ बन जाए तो। एक काम ये है, दूसरा काम ये है कि इसका ओरिजिन चेंज कर दिया जाए। चलें जी, तो दोनों स्टेशन में आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अगर हमारे पास इक्वेशन ना उस कैटेगरी में आ रही है ना उस कैटेगरी में आ रही है, देन हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जैसे कि हमने लेक्चर वन में सीखा था। जिन्होंने लेक्चर वन नहीं सीखा तो उनको मैं बता दूं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या है, कि आप एक इक्वेशन को उठा के दूसरे पॉइंट पे पुट कर देते हैं। अब ऐसा कब हो सकता है, मैं दोबारा बता दूं। अब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, एक इक्वेशन ऐसे जा रही है फिर उसने अपनी जगह रिप्लेस करके फिर चेंज कर ली है। अब यहाँ पे हम इसकी नोयत का अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेंजिंग कंडीशन में है, और जब वो कांस्टेंट कंडीशन में है देन हम उसकी कंडीशन का आइडिया कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉल है, और उस बॉल जो है वो मूवमेंट में है, ठीक है जी। बॉल पड़ी हुई है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक मक्खी है, मच्छर है, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करना है, हम वो बैठा है स्टिल साकिन हालत में है, हम उसको ऑब्जर्व करके उसकी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो उसकी मूवमेंट के दौरान हम जितनी भी अच्छी इक्विपमेंट लगा लें, हम उसकी मूवमेंट तो मेजर कर सकते हैं, बट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सो फॉर दैट पर्पज हम उसकी कांस्टेंट कंडीशन को फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। सेम हियर, हमारे पास जो इक्वेशन है ये स्टेबल हालत में नहीं है, ठीक है, और इसको हम एनालाइज नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, या, तो हम इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ट्रांसलेशन, अब पॉइंट हमारे पास खुद से नहीं है, पॉइंट की आइडिया भी तब हो जाता अगर हमारे पास ये एक्स और वाई डिफरेंट होते, तो एक्स और वाई डिफरेंट भी नहीं है, देन हमें इसके एंगल को चेंज करना पड़ेगा। रोटेशन विद एंगल कर लेते हैं हम। एंगल
मालूम करने के लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, जैसे हमने अभी काम किया है इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो टेन थीटा होता है जी, टेन टू थीटा कहते हैं उसको जी। हाँ जी, टेन फार्मूला था हमारे पास, टेन टू थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन थी टू एच ओवर ए माइनस। ठीक है, अब एच और ए एंड बी की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखी थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके साथ कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसको रेस कर दूँ। जी, आप यहाँ से मुझे बता देंगे एच की वैल्यू क्या आती है, ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए सेवन की इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया। बी, बी कहाँ पे है, वाई स्क्वायर के साथ है, तो बी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। और एच कहाँ पे है, टू एच किसके इक्वल आ जाता है, टू एच इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -6/3। ये इक्वल आता है -6। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे, तो टू पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एच का, अगर टू पे डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड पे, तो दैट इज -3/3 आ जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, इसके एंगल फाइंड आउट करते हैं। टू एच, टू को फिर मल्टीप्लाई करें तो वही -6/6 आ जाता है। ठीक हो गया, दैट इज -6/6 आ जाएगा टू से मल्टीप्लाई करने पे। ये आ जाएगा -6/a-b। अब a क्या है, 7 - 13, दैट इज इक्वल टू -6। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ आंसर आता है √3। तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाता है। बट हमें थीटा चाहिए, एंगल चाहिए, ताकि हम नोटेशन ऑफ एक्सेस कर सकें। तो टेन उस साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, तो टू थीटा जो हमारे पास आता है, टू थीटा, ये इक्वल आएगा tan−1 √30। tan−1 √3, सॉरी 30। हाँ जी, तो टेन की वैल्यू √3 कब होती है, जब ये 0 पे 0 है, 30 पे 1/√3 है, 45 पे 1 है, 60 पे जी √3 आता है। तो टू थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा इज इक्वल टू 30, टू पे डिवाइड कर देंगे जी, हम कह देते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल को 30 डिग्री पे ट्रांसलेट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। सेम वही फार्मूला यूज कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स का 30, एक्स का थीटा, थीटा था, थीटा क्या है 30 है, और पहले प्लस में था, पहले नेगेटिव में था, देन प्लस में था, -y sin 30, ये एक्स की वैल्यू थी हमारे पास। अब cos 30 हमारे पास जो आता है, ये आता है √3/2, और sin 30 हमारे पास आता है 1/2। ठीक हो गया, 3/2 और 1/2, हाँ लिख लेते हैं। √3/2 cos 30 आता है हमारे पास, √3/2 cos 30, यहाँ पे इसके साथ x है, माइनस sin 30 1/2 आता है, इसका मतलब यहाँ पे y आएगा, और 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। इसी तरह हम y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू भी सेम है, जैसे मैं बस डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, कि उसका आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है कैपिटल X प्लस √3y। ऐसे ही आपने उसका आंसर निकालना है, ओवर 2 आ जाता है। y, जी आपने एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है उसी क्वेश्चन में जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थी, इसी क्वेश्चन में आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू से, और वाई को इस वैल्यू से, बता जी। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ हम ये पुट करते जाएंगे जी, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स सेम एज, यहाँ पे हम एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, वाई की जगह पे हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं।
दैट इज वैल्यू ऑफ वाई। इसी तरह आगे हम मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू। अब इसका क्या फ़ायदा होता है हमें, हमने ये रिप्लेसमेंट की है। मैंने दो बातें बताई हैं कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो आता है 4x², ठीक हो गया, प्लस 16y², ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16। जी, इस सबको सॉल्व करने के बाद x और y वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि 4 पे डिवाइड किया जा सकता है या फिर हम 16 पे डिवाइड कर देते हैं। वो साइड को जब हम 16 पे डिवाइड करते हैं सो वी गेट आंसर विच इज इक्वल टू, अब पहली वैल्यू को 16 पे डिवाइड करेंगे सो वी हैव कैपिटल x² ओवर 4 आ जाएगा, नीचे ही 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे प्लस y² कह देते हैं हम, कैपिटल y² आएगा और नीचे 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 16 को 16 पे डिवाइड करोगे ये 1 बच जाएगा। तो हम ऑब्जर्व करते हैं दैट 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, और दैट 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, ठीक हो गया, स्क्वायर ऑफ 1 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ कौन सी बन रही है, अगर आप देखें x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², प्लस वाली टर्म है, नेगेटिव वाली टर्म नहीं है। जो प्लस वाली हमारे पास वैल्यूज थी वो कौन सी थी, दैट इज कॉल्ड इलिप्स। ये हमारे पास क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। यू कैन सी हियर x² प्लस a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो हमने इसी से आइडिया कर लिया कि दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये ट्रांसलेशन ऑफ और रोटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, इन तीनों का एक फायदा होता है कि इससे हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, दैट इज सोल्यूशन। जी, तो मैंने आपको दोनों मेथड बताया लेकिन वो दोनों मेथड अप्लाई नहीं हुए, देन हमने तीसरा मेथड अप्लाई कर दिया। और ये मैंने मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव्स में फाइंड आउट करता हूँ, बाकी आसान ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेथड से इजीली सॉल्व हो जाती हैं। फर्स्ट मेथड भी है, सेकंड मेथड भी है, ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव 2 पे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 ये है कि वो कहते हैं कि इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट करिए, मतलब दो लाइंस को मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो वो दो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक हो गया, एक ये है कि ये है, ऑब्जेक्टिव भी गलत लिखी है, ये देखते मैंने वो बंदा बैठा है यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मिस्टेक है, थर्ड और सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। उसके दो मेथड हैं, एक मेथड ये है कि आप चारों ऑप्शन को मल्टीप्लाई करें, क्या ये आंसर आता है, अगर आंसर आ जाता है तो वही दो इक्वेशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है। और जिसका दूसरा मेथड है वो थोड़ा लॉजिकल है, उसमें आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है उस इक्वेशन को किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, जो सेकंड मेथड था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने जब कंपेयर करना है, कंपेयर करने से उस इक्वेशन से आप वैल्यूज निकाल लेते हैं, ए की, बी की, एच की, और सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, ठीक हो गया। और मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड जो है वो आसान सा है कि आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आपके पास अगर वही आंसर आ जाता है तो इट मीन दैट कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर है। जी, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी, जी की, एफ की और सी की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। डिटर्मिनेंट लेना है 3/3 का। अब डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, तो नहीं यहाँ से बना देते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे आप 3/3 का। जी, 3/3 का डिटर्मिनेंट लेंगे और एक फार्मूला याद रखेंगे, ए एच एंड जी, ए एच और जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप। इसी तरह इधर भी एच और जी पुट कर देंगे, एच और जी, ये इनकी वैल्यूज लिख लेंगे कंपेयर करने के बाद। उसके बाद आपने क्या लिखना है,
यहाँ पे भी एफ लिख लेंगे और इसकी क्रॉसपोंडिंग भी एफ लिख लेंगे, ए एच जी देन एफ एफ, और बाकी जो दो बच गया यानी बी और सी यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे याद कर लें, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था, आपको मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। वो ये है कि ए बी सी ऐसे याद कर लेंगे, ए बी सी, एच जी इधर भी और इधर भी एफ इधर आ जाएगा। आपने इन सारी वैल्यूज को ऐसे पुट करना है, और अगर इसका आंसर